चाहूंगा। हमारी दूसरी वक्ता हैं डॉक्टर लता मैम, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। मैम, आप आपका उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से भी ऑनर्स और हिंदी एमए हिंदी तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल तथा पीएचडी की उपाधि आपने प्राप्त की है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक फोरम की वाइस चेयरमैन भी हैं तथा डायलॉग फॉर एकेडमिक जस्टिस के आप नेशनल को कन्वीनर हैं। मैम, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल की 2 बार निर्वाचित सदस्य 2015 से 2017 एवं 2017 से 2019 के बीच में रही हैं, जिस समय आप अनेक प्रवेश पाठ्यक्रम एवं अस्थायी समितियों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके द्वारा लिखे गए शोध और लेखन का केंद्र हिंदी साहित्य, समाज, संस्कृति और शिक्षा के आपसी संबंध रहे हैं। विशेष रूप से सावित्रीबाई फुले का समाज दृष्टिकोण, दलित आदिवासी विमर्श, ज्ञान और स्थान का ऐतिहासिक विश्लेषण तथा भारतीय एवं वैश्विक परंपराओं में तर्क और भावना का संवाद आपके प्रमुख शोध क्षेत्र हैं। आपके द्वारा लिखित पुस्तकें आइडिया ऑफ इंडिया, महात्मा फुले एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथा रीडिस्कवरिंग इंदिरा टुडे को अकादमिक जगत में विशेष रूप से सराहा गया है। इसके अतिरिक्त आपने अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं संपादित पुस्तकों में अपने शोध लेख, समीक्षाएं और वैचारिक आलेख प्रस्तुत किए हैं। आप एक प्रभावशाली वक्ता एवं रिसोर्स पर्सन के रूप में विख्यात हैं। आपने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय, डॉक्टर अंबेडकर, आरक्षण, प्रतिनिधित्व, जेंडर आइडेंटिटी जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए हैं। आपके नेतृत्व में दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक फोरम एवं डायलॉग फॉर एकेडमिक जस्टिस द्वारा अनेक राष्ट्रीय वेबिनार और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य रहा है शिक्षा में समानता, समावेशिता और प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना। हाँ, मैं स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक जस्टिस की तरफ से मैम आपको इस सावित्रीबाई फुले ए बीकन ऑफ रिवोल्यूशन संवाद में आपको आमंत्रित करता हूं। मैम, अब मंच आपका है। चंद्रजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एसएचओ को बहुत बहुत आभार देना चाहूंगी कि आपके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन एक क्रांतिकारी पहल है, क्योंकि मैं लगभग देख रही थी कि सावित्रीबाई फुले की जयंती के ऊपर कितने कार्यक्रम हो पा रहे हैं। तो इस कड़ी में आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम किया है, इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बेहतरीन कार्यक्रम किया। किरण जी को बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छे विचार उन्होंने हम सबके समक्ष रखे। मेरा मूलभूत रूप से प्रयास रहेगा कि बातों का प्रभांशु अपना माइक ऑफ करो। तो खैर, आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं देश की पहली महिला शिक्षिका के विषय में विचार विमर्श करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग परिवर्तन की बात करें कि परिवर्तन जो है, चाहे हम लोग भारत में देखें या हम लोग ग्लोब के अलग अलग हिस्सों में अगर हम लोग देखें, तो परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लगातार चल रही है। परिवर्तन एक सतत चलने वाला प्रोसेस है। इसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग हमेशा परिवर्तन के साथ खड़े होते हैं, तो कुछ लोग हमेशा परिवर्तन के विरोध में खड़े होते हैं। तो ये हर दौर में हम लोगों ने देखा है, ना केवल भारत में, अभी तो ग्लोब के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां क्रांतियां हुई है, वहां इस प्रकार के आयाम जो है हमें देखने के लिए मिले कि कुछ लोग परिवर्तन के पक्ष में खड़े होते हैं और कुछ लोग उसके विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया जो है, ये बड़ी संघर्ष की प्रक्रिया होती है। और संघर्ष की इस प्रक्रिया में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं, कुछ क्षण बहुत निर्णायक होते हैं, और वो निर्णायक क्षण ऐसे होते हैं कि वो क्षण जो है हमें हमारा लीडर दे जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत के संदर्भ में जब हम लोग इस
परिवर्तन की उथल पुथल को हम लोग और जब देखते हैं तो इस उथल पुथल भरे दौर में मुझे लगता है कि उसी परिवर्तन के इस क्षण में सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जैसे आदर्श दंपत्ति जो है वह हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आज जब मैं ये विषय प्रवेश कर रही हूँ तो सावित्रीबाई फूले को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के अनुभव है। जब हम लोग बात करते हैं शिक्षण व्यवस्था की, जब हम लोग बात करते हैं छात्र शिष्य रिलेशनशिप की, तो मैं देखती हूँ कि ये हमारा अनुभव भी है और कारण चाहे जो भी रहा हो। तथ्य यह है कि एकलव्य के गुरु ने अंगूठा मांग लिया। एक दर्शन ये भी हमारे सामने है कि जहां पे गुरु जो है शिष्य का अंगूठा मान रहा है, और वहीं हमारे सामने एक दूसरा दर्शन है जो कि सावित्रीबाई फूले का दर्शन है। सावित्रीबाई फूले पीड़ित व शोषित सामाजिक संरचना से संबंध रखते हुए भी उन्हें शोषित व पीड़ित किसी एक वर्ग से संबंधित नजर नहीं आते थे। जाति वर्ग की अवधारणा से परे, जाति और वर्ग की अवधारणा से परे, धर्म की अवधारणा से परे, जो पीड़ित है वह उनके लिए पीड़ित ही था। वह पीड़ित उनके लिए किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समाज विशेष या किसी जेंडर विशेष का नहीं था। तो सबसे पहली स्थापना तो मैं ये देना चाहूंगी कि सावित्रीबाई फूले वह भारतीय समाज की नेत्री है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि वह केवल दलितों की नेत्री है या वह केवल किसी एक समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। जैसे कि अभी किरण जी ने भी कहा, बहुत विस्तार से आपको बताया, तो हम लोग देखते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है वह बहुआयामी व्यक्तित्व है। तो केवल उनको किसी खांचे में देख लेना कि भाई वह सिर्फ किसी एक समाज के लीडर है, तो ये ऐसा करके जो है हम अपनी सामाजिक क्रांति को कम करके यहाँ करें। एज अ भारतीय हम लोग जो है अपने नारीवाद के ऊपर, हम लोग अपने स्वाधीनता के आंदोलन के ऊपर जो है हम प्रश्न स्वयं ही उठा लेते हैं। तो हमें सावित्रीबाई फूले को बड़े कैनवस में और बड़े कॉन्सेप्ट के तहत जो है हमें उनको पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम लोग देखते हैं कि सावित्रीबाई फूले के यहाँ जो पीड़ित है वह पीड़ित ही है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो। उन्हें हम पहली शिक्षिका, राष्ट्रमाता कहते हैं। लेकिन आज इस वेबिनार के माध्यम से जिस विमर्श पर हम चर्चा कर रहे हैं वह विमर्श यह स्थापित करता है कि भारतीय समाज में समय समय पर ऐसे लोगों का जन्म हुआ है कि जिन्होंने भारत को एकता में बांधने का कार्य किया है, और यही कार्य जो है उस दौर में सावित्रीबाई फूले ने किया है। तो एक रेवोल्यूशनरी महिला थी, शिक्षिका थी ही, लेकिन शिक्षिका होने के साथ साथ वह बहुत बड़ी नेत्री भी थी। इस नजरिए से जो है हमें सावित्रीबाई फूले का अध्ययन करना चाहिए। माता सावित्रीबाई फूले का कार्य व दर्शन किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। उन्होंने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा व उन्होंने देश के नागरिकों को सही दिशा दिखाई कि कैसे जो है हम मनुष्य के विकास को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में आप लोग सोचिए कि आज से 200 साल पहले उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि जो शायद आज भी बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते। तो खैर हम आगे इसके ऊपर ब्रीफ में बात करेंगे। वह पिछड़े वर्ग में जन्मी जरूर थी, लेकिन उन्हें सबकी पीड़ाएं नजर आती थी। उन्हें पीड़ित व्यक्ति की ना वह कभी जाति देखती थी, ना वह कभी जेंडर देखती थी, ना तो उन्होंने कभी धर्म देखा। तो ये जो नजरिया है, ये नजरिया विकसित करने के लिए आपका हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। और आज भी हम सब में से बहुत सारे लोगों के पास इतना बड़ा हृदय नहीं है। तो आप ये सोचिए कि आज से लगभग 200 वर्ष पहले सावित्रीबाई फूले के पास ऐसा क्या विजन था, उनके पास ऐसी कौन सी सोच थी कि उन्हें दुनिया जो है खांचों में बटी हुई नजर नहीं आती थी। उन्हें पीड़ाएं जो है सबकी पीड़ाएं नजर आती थी। उन्होंने एक एम्पैथी ओरिएंटेड, एक समानुभूति ओरिएंटेड समाज का निर्माण करना उनका लक्ष्य था। वह चाहती थी कि समाज कैसा हो, समाज ऐसा हो कि जहां हम सबके दुख दर्द को महसूस करें। ये उनका मूल भाव, ये उनका मूल कार्य जो है। हमें अगर हम लोग उनके पूरे के पूरे जीवन को अगर हम लोग उठा करके देखते हैं तो ये एक मूल भाव जो है हमें वहां देखने के लिए मिलता है। अभी यदि हम लोग नारीवादी विमर्श के नजरिए से अगर हम सावित्रीबाई को देखते हैं, स्त्रीवादी विमर्श को अगर हम लोग देखते हैं, मैं जानती हूँ यहाँ बहुत सारे छात्र अलग अलग विभागों से रहे होंगे, और आई होप कि आप लोगों ने स्त्रीवादी विमर्श या फेमिनिज्म डिस्कोर्स के विषय में जरूर सुना होगा या आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो साथियों, नारीवादी विमर्श का उदय जब हम लोग देखते हैं तो ये हम देखते हैं 19वीं सदी के साथ जो है इसका उदय हम लोग देख रहे हैं।
तो मूलभूत रूप से स्त्रियों की अधीनता पर चर्चा से जो डिस्कोर्स उभर के सामने आता है वह डिस्कोर्स नारीवादी विमर्श कहलाता है, या वह डिस्कोर्स जो है फेमिनिज्म डिस्कोर्स कहलाता है। आप सब लोग जानते हैं कि स्त्रीवादी विमर्श की जब भी हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो अलग अलग लहरों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी पहली लहर जो है वो 9वीं शताब्दी के आरंभ में हम लोग देखते हैं, जहाँ पे कि महिलाओं के लीगल राइट, मूलभूत रूप से वोट का अधिकार या प्रॉपर्टी में अधिकार की बातें हम लोग सुनते हैं। यदि हम लोग इसकी दूसरी लहर को देखें तो लगभग सन 60 से 80 के दशक में यह वह दशक है कि जब दुनिया 2 विश्व युद्धों से उबर चुकी है। इस दौर में हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक गैर बराबरी है, इसके लिए आंदोलन है। वर्क प्लेस की गैर बराबरी है, इसके लिए आंदोलन कर रही है हमारी बहनें। प्रोडक्टिव फ्रीडम है, इसके लिए आंदोलनरत है। सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल है। कल्चरल एंड सोशल इक्वालिटी है। तो ये लगभग सन 60 से लेकर के 80 के दशक में हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद सन 1990 से लेकर के 2000 का दशक जो हम लोग देखते हैं, तो मूलभूत रूप से मध्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिले, इस प्रकार का संघर्ष हम लोग देखते हैं। और उसके बाद से यदि हम 2010 तक अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ जो लड़ाई है वो हमारी बहनें लड़ रही है पूरे ग्लोब में। बॉडी पॉजिटिविटी के लिए लड़ रही है। ऑनलाइन हरासमेंट के खिलाफ जो है ये लड़ाई लड़ रही है। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि 19वीं सदी से लेकर के 2010 तक ये एक ब्रीफ आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, ये हमने ज्यादातर वेस्टर्न फिलोसोफर के द्वारा हम लोगों ने देखा है। तो साथियों, हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग सावित्रीबाई फूले का अध्ययन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय नारीवाद जो है वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब भी हम लोग स्त्रीवादी विमर्श के जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर वेस्टर्न फिलोसोफर की तरफ देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सिमोन का नाम सुना होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सिमोन का नाम सुना होगा। सिमोन का मूलभूत उक्ति है कि भाई परिवार स्त्री के लिए खुली दास्ता है। गर्दा लर्नर का पैट्रियार्की पे काम है। वह भी कहती है कि उनकी भी ये उक्ति है, गर्दा लर्नर ने कहा है कि परिवार अपने असमान ढांचे में समाज में असमान ढांचे की नींव रखता है। यानी कि वह ऑलरेडी इनइक्वल है तो वह इनइक्वलिटी की ही नींव रखेगा। तो आप ये समझिए कि हम वेस्टर्न फिलोसोफर को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन सावित्रीबाई फूले के यहाँ पे जो डिस्कोर्स हमें मिल रहा है वह डिस्कोर्स हम लोग जो है नजरअंदाज कैसे कर देते हैं। या हम लोग जब नारीवादी आंदोलन को जब हम 2010 या हम बिल्कुल आज तक भी अगर हम लोग इसको ले आते हैं तो इस बीच में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो हिंदू कोड बिल है उसको हम लोग कैसे भूल जाते हैं। क्या इन महत्वपूर्ण घटनाओं के बिना क्या भारतीय नारीवाद को हम समझ सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने। तो मेरा ये मानना है कि बिना सावित्रीबाई फूले को पढ़े, पंडित रमाबाई को पढ़े, जो है हम लोग भारतीय महिला आंदोलन की नींव को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो मैं जब देख रही थी कि हमारे यहाँ वेस्टर्न जो फिलोसोफर है उनके यहाँ परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वह हमें विखंडित नजर आता है। लेकिन जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सावित्रीबाई फूले को जब हम लोग देख रहे हैं तो वहां पे जो है हमें इस प्रकार का विखंडन बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम भारतीय नारीवाद को क्यों नहीं देख रहे हैं। आखिर हम सावित्रीबाई फूले ने जो हमको ज्ञान दिया, उन्होंने उनके जो विचार थे या ज्योतिबा और सावित्रीबाई के संबंधों में जो मधुरता थी, उन मधुरता के तहत जो है हमने भारतीय नारीवाद की जड़ों को क्यों नहीं तलाशा, ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है हम सबके समक्ष है। तो खैर, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग सावित्रीबाई फूले के परिप्रेक्ष्य को अगर हम लोग समझे तो हम देखते हैं कि परिवार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार वहां पे एक महत्वपूर्ण इकाई है, बल्कि परिवार पूरे के पूरे एक्टिविज्म की बैकबोन है, ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। आधुनिकता जो है वह इंसान को इंडिविजुअलिटी में जीना सिखाती है कि भाई मैं, मेरा विकास, मेरे अधिकार, इस प्रकार से। तो आधुनिकता जो है वह इंसान को इंडिविजुअलिटी में जीना सिखाती है। यहाँ राइट्स जो है, अधिकार जो है वह भी इंडिविजुअलिटी बेस्ड होते हैं कि भाई मेरे अधिकार। जबकि सावित्रीबाई फूले के चिंतन को अगर हम लोग पढ़े तो उनके चिंतन को पढ़ने से एक बहुत महीन फर्क जो हमें समझ में आता है कि उनके चिंतन में अधिकारों की बात तो है, लेकिन जो अधिकार हमें सावित्रीबाई फूले के यहाँ देखने के लिए मिलते हैं वह अधिकार जो है कहीं भी मनुष्य के संबंधों के इतर खड़े हुए नजर नहीं आते हैं।
ये बहुत बड़ा अंतर जो है हमें वेस्टर्न फिलोसफी में और भारतीय फिलोसफी में देखने के लिए मिलता है कि जब हम लोग स्त्रीवाद के विषय में मूलभूत रूप से हम बात कहते हैं, तो सावित्री बाई फुले के यहाँ जो है हम एक नया नजरिया देखने के लिए मिलता है, और कहीं ना कहीं इस नजरिए को जो है हम सब ने नजरअंदाज कर दिया है। तो इस नजरिए से भी जो है मैं ये नहीं कहती कि पश्चिमी नारीवाद जो है पूरी तरीके से गलत है या हम उसे खारिज करें, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय नारीवाद ने पश्चिमी नारीवाद से बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ हमने अडॉप्ट भी किया है, लेकिन इस अडॉप्शन के चक्कर में कहीं ना कहीं हमने हमारी जो पहली शिक्षिका थी या हमारी जो पहली एक्टिविस्ट थी उनको जो है हमने नजरअंदाज कर दिया। तो उनके विषय में भी जो है हमें इस दृष्टि से भी हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि भाई सावित्री बाई फुले किस पृष्ठभूमि में काम कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि सन 1800 से लेकर के 1900 के बीच में जब भी हम उनका कार्यकाल जो भी हम देख रहे हैं कि जब उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु तक वह पृष्ठभूमि कैसी थी, देश के हालात कैसे थे। बहुत सारे इतिहास के छात्र भी है यहाँ पे, मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझसे ज्यादा तो खैर आप लोग जानते हैं, बट खैर मैं यहाँ पे क्योंकि आप लोगों के समक्ष तो मैं कुछ कुछ घटनाएं आपके समक्ष रख देती हूँ। ये वो दौर था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी, कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन भी हो रहा था, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि सामाजिक कुरीतियां जो है वह अपने चरम पर थी। सती प्रथा को आप लोग देख लीजिए, बाल विवाह को देख लीजिए, पर्दा प्रथा को देख लीजिए, तो विक्रम का 16 तारीख को हुआ, फिर देवदासी को देख लीजिए, बाद में दिया होगा, छुआछूत को देख लीजिए, तुरंत किया होगा, अशिक्षा को देख लीजिए, ये सब जो है अपने चरम पर मार बीट लिंग का अभी फिर ये सितंबर के बाद। अच्छा अंशु, अपना माइक बंद करें। हाँ, तो खैर यहाँ मैं बात कर रही थी कि भाई किस पृष्ठभूमि में सावित्री बाई फुले कार्य कर रही थी। तो उस पृष्ठभूमि को अगर हम लोग देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, पर्दा प्रथा थी, देवदासी थी, छुआछूत था, अशिक्षा, इतनी इतनी विद्रूपताओं के बीच में जो है सावित्री बाई फुले कार्य कर रही थी। और वह केवल शिक्षिका नहीं थी बल्कि वह नारीवादी आंदोलन की अग्रदूत थी। अग्रदूत वह इस रूप में भी थी क्योंकि उन्होंने गांव गांव जाकर के जो है बच्चियों को शिक्षा से जोड़ा, उनके पेरेंट्स को एग्री किया, उनके माता पिता को समझाया। तो इस नजरिए से हम लोग देखते कि उन्होंने ना केवल स्कूल खोले बल्कि उनके खुले हुए स्कूल जो है कहीं खाली न रह जाए, यह प्रयास भी उनका रहा कि क्योंकि भाई वो उत्पीड़ित वर्ग जो कि पीड़ा झेलते झेलते जो है अब जिसने उस पीड़ा को अपना भाग्य मान लिया है वह उस संघर्ष के बीच में खड़ी थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गांव गांव जाकर के जो है बच्चियों को एजुकेशन से जोड़ा, उनको जो है वह वहां से निकाल करके आई। क्योंकि लोगों को क्रांति से जोड़ना जो है बड़ा परिवर्तनगामी और बड़ा ही संघर्षशील काम है। इस काम को करने के लिए आप ये सोचिए कि कितने मनोबल की आवश्यकता होती होगी। सावित्री बाई फुले की मनस्थिति को आप सोचिए कि उनकी मनस्थिति क्या रही होगी उस दौर में कि जब वह इतने श्रम साध्य काम को कर रही थी। तो साथियों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सावित्री बाई फुले जो है कहीं ना कहीं यह समझ गई थी कि मानव सभ्यता का यदि डीह्यूमनाइजेशन, अमानुषीकरण अगर संभव है तो मानुषीकरण भी संभव है। यदि यदि इंसान बुरा बन सकता है तो वही इंसान बेहतर भी बन सकता है। यह विचार कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में आ गया था। वह जानती थी कि मनुष्य के पास अमानुषीकरण व मानुषीकरण दोनों ही बनने के विकल्प मौजूद है, कि एक इंसान अच्छा इंसान भी बन सकता है और एक इंसान जो है बुरा इंसान भी बन सकता है। दोनों के दोनों विकल्प जो है वह हमेशा मौजूद होते हैं। अमानुषीकरण एक ठोस ऐतिहासिक तथ्य है, ये भी हम लोग जानते हैं। आप पूरे के पूरे ग्लोब को उठा करके देख लीजिए कैसी कैसी यातनाएं जो है हमने मनुष्य को दी है। केवल भारतीय संदर्भ में मैं नहीं कहूंगी, आप पूरे ग्लोब को उठा करके देख लीजिए कि कैसी कैसी यातनाएं जो है वो दुनिया में हमने लोगों को दी है। तो अमानुषीकरण एक ऐतिहासिक तथ्य है, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो विश्व में विविध प्रकार की असमानताएं व इनके खिलाफ अमानुषीकरण से मानुषीकरण की ओर बढ़ना जो है हमने हर जगह देखा है कि हर जगह जो है सभ्यताओं का सतत विकास हुआ है। लोग पहले डीह्यूमनाइज हुए हैं, फिर वहां से जो है वो लोग मानवता की ओर अग्रसर हुए हैं। तो सावित्री बाई फुले जान रही थी कि वह इस सभ्यता को मनुष्यता से जोड़ने जा रही है। उनके कंधों पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका बोध उन्हें था।
सावित्रीबाई फूले को इल्म था कि वह किस समाज के लिए काम कर रही है, यह इल्म उनको बहुत अच्छे से था। उन्होंने पीड़ितों की मुक्ति के इस संग्राम में उत्पीड़कों की मुक्ति का मार्ग भी देखा, क्योंकि वह इस चीज को भाप गई थी कि भाई एक तरफ वह लोग हैं जो कि जुल्म को सह रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो कि जुल्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी शोषण की संस्कृति का शिकार हो गए। इसलिए उन्होंने जो काम किया वह काम दोहरे स्तर पर था। उनका काम एक तरफ मुक्तिगामी लोगों के लिए मुक्ति दिलाने का था, वहीं दूसरी तरफ वह लोग जो कि मुक्ति के रास्ते में रोड़ा अटका रहे थे, उन लोगों की सोच को भी बदलने का था कि ताकि वह इस शोषण की संस्कृति से बाहर निकल पाए। तो सावित्रीबाई फूले ये बहुत खूबसूरती से उनको इस बात का एहसास था कि वह क्या काम कर रही है। तो उनका काम जो है दोहरा काम था कि एक तरफ वह समाज में जहाँ पीड़ितों के पक्ष में खड़ी थी, वहीं वह उत्पीड़कों के लिए भी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही थी। सावित्रीबाई फूले एक एम्पैथी ओरिएंटेड समाज की नींव रखना चाहती थी कि जहां हमें सबका दुख दर्द महसूस हो। वह पीड़ित और उत्पीड़क दोनों की मुक्ति की बात करती है। आगे हम देखते हैं कि उदारता कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उदारता कभी, उनका हृदय बड़ा उदार था। तो हम लोग देखते हैं कि समाज में हमें किस किस प्रकार की उदारता हमें देखने के लिए मिलती है। एक तो होती है मिथ्या उदारता। मिथ्या उदारता को अगर हम लोग देखें तो दबे कुचले सहमे हुए लोगों को, जिंदगी से खारिज लोगों को अपने हाथ याचना के लिए फैलाने के लिए जो मजबूर कर दे, वह होती है मिथ्या उदारता। कि हमें पसंद आता है कि अगर कोई हमसे मदद मांगे, अगर कोई हमसे हेल्प के लिए हाथ फैलाए, तो ये एक झूठी उदारता है। ये बिल्कुल नकाब हम लोगों ने ओढ़ा हुआ है कि हम समाज सुधारक है। लेकिन सावित्रीबाई फूले के व्यक्तित्व का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके व्यक्तित्व में एक सच्ची उदारता हमें देखने के लिए मिलती है। वह चाहती थी कि किसी को भी याचना के लिए हाथ उठाने की जरूरत ना पड़े। वह चाहती थी कि अधिक से अधिक हाथ जो है मानवता के निर्माण के लिए उठे। वह ये कभी भी नहीं चाहती थी कि लोगों के हाथ जो है मदद के लिए उठे, मदद की याचना के लिए उठे, मदद मांगने के लिए उठे। तो उन्होंने लोगों को शिक्षित किया, लोगों के हाथों को मजबूत किया कि ताकि वह विश्व का रूपांतरण कर सके, ताकि वह कुछ निर्माण करने वाले हाथ बन सके। इसीलिए उन्होंने शिक्षा का दीप प्रज्वलित किया कि ताकि उनकी जो उदारता है, उनकी उदारता की भावना ऐसी नहीं थी कि भाई चलिए मैं किसी को भोजन दे देती हूँ एक वक्त का, या मैं किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर देती हूँ। उनका बेसिक उद्देश्य यह था कि मैं लोगों को कैसे केपेबल बनाऊं कि वह जीवन भर जो है इस समाज के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, उनके हाथ इतने मजबूत हो जाए कि वह निर्माण कर सके। तो ये बेसिक कार्य जो है सावित्रीबाई फूले के जीवन में जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले यह जानती थी कि पीड़ित आबादी जो है वह उत्पीड़कों द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने की आदी हो गई है। जैसे बहुत समय तक अगर कोई उत्पीड़न झेलता है तो उत्पीड़न झेलते झेलते उसको ऑर्डर मानने की आदत हो जाती है। तो आप ये सोचिए कि सावित्रीबाई फूले के कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही होगी कि उन्होंने ना केवल लोगों को शिक्षा से जोड़ा, बल्कि उनके मन के अंदर एक जो भय था, उस भय से भी उनको मुक्ति दिलाई। तो लोगों के लिए उस साइकोलॉजिकल फियर से बाहर निकालने का भी काम उन्होंने किया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वह जानती थी कि स्वतंत्रता कोई ऐसा आदर्श नहीं है जो मनुष्य के बाहर स्थित हो। तो स्वतंत्रता की भावना हमारे अंदर होती है और उस भावना को जगाने का प्रयास जो है सावित्रीबाई फूले ने किया। स्वतंत्रता उपहार में नहीं मिलती, यह भी वह जानती थी कि स्वतंत्रता जो है वह उपहार में नहीं मिलती, वह संघर्ष में विजयी होने पर मिलती है। इस भाव के तहत यदि हम लोग देखें तो हमें सावित्रीबाई फूले का पूरा जो एक्टिविज्म, जो उनका जीवन है, वह हमें समझ में आ जाता है। इन सब मनोभावों के चलते और इतनी सारी सामाजिक कुरीतियों के बीच जो है सावित्रीबाई फूले का काम कर रही थी। तो आप लोग ये सोचिए कि सती प्रथा है, बाल विवाह है, रूढ़िवाद है और लोगों के मन में भय है। लोग जो है स्वयं भी आजाद नहीं होना चाह रहे, उस शोषण की उस संस्कृति को छोड़ नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों के मनोभावों को बदलना और उन मनोभावों को बदलते हुए उनको क्लासरूम तक लेकर के आना और उनको जो है जीवन में निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना, ये कितना महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा। ये कार्य शायद आज आप और हम आज भी ना कर पाए, तो आज से 200 साल पहले जो है फूले दंपत्ति ने इस कार्य को किया। अब
उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे क्रांतिकारी पहलू है। पहले किरण मैडम ने भी बताया, मैं बहुत ब्रीफ में केवल कुछ घटनाओं को आपके सामने रखूंगी। जैसे कि पहला स्कूल जब उन्होंने खोला पूना में 1848 में, तो मैं कुछ डेटा निकाल रही थी, तो कुछ डेटा निकालते हुए तो आरंभ में बहुत ही कम बालिकाएं थी, लेकिन इसमें डेटा बता रहा था कि वर्ष के अंत तक जो है इस स्कूल में लगभग 25 छात्राएं हो गई थी, जिसमें 10 ब्राह्मण थी, 6 मराठा थी, 7 लड़कियां SC ST से थी और 2 लड़कियां OBC से थी। तो आप ये सोचिए कि यदि हम लोग इस नजरिए से भी अगर हम लोग देखें तो सावित्रीबाई फूले के स्कूल में जो है केवल दलित या पिछड़े समाज की बेटियां पढ़ने के लिए नहीं आ रही थी, वहां ब्राह्मण, मराठा व अन्य समाज की जो बेटियां हैं वह भी जो है पढ़ने के लिए आ रही थी। जगह जगह उन्होंने लड़कियों की पाठशालाएं खोली। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि 1849 तक लगभग इसमें 70 के करीब जो है स्टूडेंट हो गए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत अधिक स्कूल वगैरह खोले। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो मुझे इसमें नजर आई, एक अखबार निकलता है पुणे ऑब्जर्वर। पुणे ऑब्जर्वर में एक न्यूज छपी है 29 मई 1852 में। यह न्यूज कहती है कि, मैं न्यूज़पेपर का अंक आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ, कि परोपकार की भावना से प्रेरित माली जाति के व्यक्ति ने अपने खर्च पर अस्पृश्य वर्ग के लिए एक पाठशाला स्थापित की। यह जानकर सुधारवादी लोगों को बहुत खुशी होगी। यह पाठशाला बेताल पेठ में होने से यहाँ महार, मांग और पखारी जैसी जातियों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसको जो है हिंदुस्तान में अस्पृश्य वर्ग के लिए खोली गई पहली पाठशाला इसको माना गया है। और इस पाठशाला में भी मुख्य अध्यापिका के रूप में सावित्रीबाई फुले की नियुक्ति की गई थी। तो आप लोग ये देखिए कि न केवल बच्चों के लिए स्कूल खोला, अपितु अस्पृश्य वर्ग के जो बालक है, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए भी जो है पहला स्कूल फुले दंपत्ति ने ही खोला है। इसी दौर में मैं जब आगे देख रही थी तो सन 1876 और 77 के दौर में अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र में बहुत ही भारी अकाल पड़ा। तो इन अकालों से निपटने के लिए जगह जगह जो है भोजन के केंद्रों की स्थापना की। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि फुले दंपत्ति का जो छात्रावास था उसमें लगभग 2000 के करीब छात्र थे। तो आप ये देखिए कि अकाल के बीच में लगभग 2000 के करीब छात्रों को जो है रोज भोजन मिल रहा था। हम देखते हैं कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम मैडम ने भी बताया, 1853 में बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की गई। आप सोचिए इसको बने हुए आज 173 वर्ष हो गए, तो ऐसा कर पाना आज भी कितना मुश्किल है। सोचिए उस दौर में क्या विजन रहा होगा फुले दंपत्ति का, कि उन लोगों ने जो है जमीन खरीदी, फिर उस पर अपने ही घर के पास उन्होंने जमीन खरीदी, फिर उस पर उन्होंने अस्पताल बनाया। और एक तथ्य है कि सन 1873 तक लगभग 66 विधवाओं की प्रसूति वहां हुई। तो वो एक ऐसा केंद्र था जहां पे कि विधवाएं आ सकती थी। वह विधवाएं किसी भी वर्ग से हो सकती थी, तो वह विधवाएं आ सकती थी, प्रसूति कर सकती थी और अपने बच्चे को वहां छोड़ करके वह वहां से जा सकती थी। तो ये कितना रेवोल्यूशनरी स्टेप रहा होगा, ये शायद हम आज भी नहीं सोच पाते हैं। तो आज से 200 वर्ष पहले, तो मैंने कहा ना कि वह पृष्ठभूमि जानना बहुत अनिवार्य है कि भाई किस पृष्ठभूमि में जो है फुले दंपत्ति कार्य कर रहे थे। इसी कड़ी को मैं जब देख रही थी तो लगभग 14 जनवरी 1852 को एक मैगजीन में छपा हुआ एक इनविटेशन है जो कि सावित्रीबाई फुले ने दिया है। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति का पर्व बड़े स्केल पे मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति के पर्व पर जब उन्होंने इनविटेशन दिया लोगों को, तो वो इनविटेशन मैं यहाँ पे जरूर आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। उस इनविटेशन में वह कहती है कि दिनांक 13/8/1852 के दिन पुणे के कलेक्टर साहब की पत्नी मिसेस जोन साहिबा की अध्यक्षता में सार्वजनिक तिलगुड़ समारोह संपन्न होने वाला है। अतः सभी महिलाएं अपनी बहु बेटियों के साथ अवश्य उपस्थित हो। समारोह 5 बजे है। जिस भी जाति या धर्म की महिलाएं आएंगी उन्हें एक ही आसन पर विराजमान किया जाएगा। किसी प्रकार की जाति या पक्षपात किए बिना सभी को समान मान, हल्दी कुमकुम लगाया जाएगा और तिलगुड़ बांटा जाएगा। तो आप ये सोचिए कि सन 1852 में यह घटना कितनी क्रांतिकारी रही होगी।
ऐसी थी माता सावित्रीबाई फुले। हम लोग जानते हैं कि 1890 में ज्योतिबा का निधन हुआ। इसके बाद भी जो है सावित्रीबाई फुले लगातार कार्य करती रही। 1896 में फिर से अकाल पड़ा महाराष्ट्र में। इस अकाल में उन्होंने ज्योतिबा के बिना ही बिल्कुल वैसे ही कार्य किया कि जैसे पहले दौर में कार्य किया था। 1897 में हम लोग देखते हैं कि प्लेग की बीमारी फैली। प्लेग की बीमारी फैलते हुए जो है उन्होंने लोक सेवा की और इस लोक सेवा के दौरान ही जो है उनका देह अवसान हो गया। ये हम लोग देख रहे हैं कि जो ज्योतिबा के जाने के बाद भी जो है सावित्रीबाई फुले आजीवन ज्योतिबा के दिखाए मार्ग पर ही चली। ज्योतिबा के विषय में भी हम लोग देखते हैं कि नारी उत्थान की एक जो शास्त्रीय जो संस्कृति रही है उसका विरोध जो है ज्योतिबा ने किया। फुले की चिंता जो है ये मैं देख रही थी कि ज्योतिबा फुले कैसे थे। तो ज्योतिबा फुले की चिंता ना जाति को बचाने की थी, ना वह किसी धर्म के विषय में सोचते थे, ना तो वह किसी पौराणिक इतिहास के विषय में सोचते थे। इसलिए लिंग के विषय में सबसे स्पष्ट चिंतन यदि किसी का रहा है उस दौर में तो वह मात्र ज्योतिबा ही है। देखिए उन्होंने परिवर्तन को बाहर नहीं देखा, उन्होंने शुरुआत अपने घर से की। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को जो है शिक्षा से जोड़ा और उनको शिक्षा से इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उनको एक ऐसी बीवी चाहिए थी कि जो कि उनके साथ केवल समाज में उठ बैठ सके, बल्कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले को शिक्षा से इसलिए जोड़ा कि ताकि वह समाज में परिवर्तन की नींव रख सके। तो ये अंतर बहुत बड़ा है। तो हम देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था मूलभूत रूप से यदि हम लोग देखें ज्योतिबा के दर्शन को हम देखें या हम लोग सावित्रीबाई के दर्शन को अगर हम लोग देखें तो शोषण से मुक्ति, शोषण और दमन से मुक्ति, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को विकसित करना, लोगों में यूनिटी लाना, शिक्षा सही और गलत के बीच में अंतर करना सिखाती है। शिक्षा यह भी सिखाती है कि भाई एज ए ह्यूमन बीइंग हमें क्या ग्रहण करना है और हमें क्या छोड़ना है। इस समझ का विकास भी जो है बहुत बड़े वर्ग के बीच में हो, यह कार्य जो है दोनों दोनों दंपतियों ने किया। और अब अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय समाज को खांचों की दुनिया से ऊपर उठाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वह सावित्रीबाई फुले। उन्होंने एम्पैथी की बात की। उन्हें पीड़ा व खुशी खांचों में नजर नहीं आती थी कभी भी। अगर उनको सच्चा आदर्श माने तो मैं ये यकीन के साथ कहती हूँ कि हम एक बेहतर भारत बना पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही हमारे दोनों वक्ताओं के द्वारा बहुत ही शानदार और अद्भुत स्पीच रहा है, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए हैं। अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप सभी लोगों के क्वेश्चन आमंत्रित करता हूं। या तो आप लोग हैंड रेज कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप लोग मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा भी आप लोग को ठीक लगे। हेलो चरणजीत जी। चरणजीत जी आ, जी आप सुनिए सर। हाँ जी जी बोलिए। हमारे बीच में राजस्थान के साहित्यकार पास जी जुड़े हैं, उनको टाइम दीजिए सर 5 मिनट के लिए। सर अब तो हमारे पास वैसे भी समय बहुत कम है, हम निश्चित ही इनको किसी अगले कार्यक्रम में बुलाएंगे। अगर आप बोल रहे हैं तो निश्चित ही। हाँ मैं आपको नंबर भेज दूंगा इनके। जी जी, हम उनका एक कार्यक्रम रख लेंगे, परंतु अभी के लिए हम आपसे और उनसे दोनों लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं क्योंकि समय का ओके जी। अभाव है। हमारे श्रोता बंधुओं को बस लास्ट समय है कि 2-4 लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पहले हैंड रेज करें, तो उसके बाद हम इनवाइट करेंगे या वो मैसेज बॉक्स में लिख लें क्वेश्चन, और हमारे वक्ता मैसेज बॉक्स में भी देख सकते हैं, जो उनको जो उचित लगे वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
मैम मैं गौरव, क्वेश्चन पढ़ूं यहाँ या पर, हाँ, यहाँ पर गौरव जी का क्वेश्चन मिला है मुझे। जी जी तो मैम। हम क्या मैसेज बॉक्स में ही भेज दें आपको मैसेज, या आपको क्लैरिफाई करें? गौरव जी, आर यू ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गौरव जी? मैम अगर पॉसिबल हो तो ये पर बोली दीजिए मैम, 2 मिनट बोल दीजिए, कोई बात नहीं। हेलो हाँ हाँ मैम, मैसेज बॉक्स में आई एम नॉट श्योर इफ एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड। Yeah, अगर आप वॉइस पे बोले मैम तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। yeah, thank you, sir. Thank you, He's ma'am. asking, can Savitribai Phule be positioned as an independent social philosopher rather than only a social reformer? As I declared it in my lecture, that she was not only, यहाँ पे आप philosopher की बात कर रहे हैं गौरव जी, she is not only a philosopher. She was not only a teacher, or she was not only a social reformer. So we can position her as a social philosopher, not only a social reformer. मैंने आपने यदि मेरी आखिरी स्लाइड में ध्यान दिया होगा कि उनका जो विजन है, उसके विजन से कितनी सारी चीजें निकल रही हैं, और आप यदि उनकी पोएम्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शी वॉज नॉट ओनली अ टीचर, वो एक बहुत अच्छी साहित्यकार थी। तो उन्होंने अपने साहित्य का जो सृजन किया है, बहुत ही मैसेजफुल चीजें उन्होंने दी है। तो शी वॉज नॉट ओनली अ सोशल रिफॉर्मर बट अ फिलोसोफर आल्सो, शी वॉज अ टीचर आल्सो, शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर आल्सो, and she was a dedicated mother also. Yes, ma'am. So you can understand what I was telling. Gaurav ji, are you satisfied? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. देखिए आप, ये अंकुर जी पूछ रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले के रेलेवेंस क्या है। तो मैंने आपको एक मेरा जो पीपीटी है उसमें मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस भी कोट किए हैं। तो यू कैन गो देयर एंड जितना भी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, एक ही चीज के बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ जो कि मुझे कहीं रेफरेंस में नहीं मिला, चूंकि आई एम इन इंदौर, और सावित्रीबाई फुले का जो साहित्य है मैक्सिमम इज अवेलेबल इन पुणे एंड इट इज इन मराठी लैंग्वेज। तो आई एम नॉट कंफर्म अबाउट only about Fatima Sheikh, relevance with the सावित्रीबाई। अदरवाइज उनका जो रेलेवेंस है उसके लिए बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी बहुत मटेरियल अवेलेबल है। और आप एक यदि आपका यदि सोशल मीडिया आप चलाते हैं तो आपको फेसबुक पर एक कमल पारखे मिलेंगे ना, कमल पारखे, वो सावित्रीबाई के बारे में बहुत लिखते हैं। ही इज फ्रॉम पुणे, तो यू कैन वहां पे आपको रेलेवेंस मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम एंड थैंक्स टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। जैसे कि अभी ये जो प्रश्न उठा कि भाई आज के दौर में सावित्रीबाई फुले का क्या रेलेवेंस है, मेरा ये मानना है कि उनका रेलेवेंस आज के उस दौर में तो था ही, लेकिन आज के दौर में उनका रेलेवेंस कहीं अधिक हो जाता है। कहीं अधिक ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उन्हें कभी पीड़ा जो है ना खांचों में नजर नहीं आती थी। उन्होंने कभी जो है इस प्रकार के बाइनरी से इंसान को नहीं देखा कि भाई एक इंसान दूसरे इंसान से अलग हो सकता है। उन्होंने तकलीफ को कभी ऐसे नहीं देखा। तो इस नजरिए से जो है हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि भाई जब भी हम पढ़े पढ़ाए या जब भी हम जीवन में आगे बढ़े तो हम भी कभी किसी दर्द को, किसी तकलीफ को हम खांचों में बांध कर ना देखें। देखिए, ना तो वह कोई सरकारी कर्मचारी थी, ना तो वह कोई ऐसी नेता थी कि जो कि इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो उन्होंने खांचा विहीन समाज को देखा, जो कि हम आज तक नहीं देख पाते। ये बड़ा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर का, मैं कहूंगी, जाति, धर्म या क्षेत्रवाद या जेंडर जो है वह कहीं ना कहीं हम पर हावी हो जाता है। तो इस नजरिए से जो है मॉडर्न स्कॉलर को उनको देखना चाहिए कि वह कैसी थी कि उन्होंने एक खांचा विहीन समाज की नींव रखी, कि जो कि आज तक भी पूरा नहीं हो पाया। तो जब तक उनका काम पूरा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि उनका जो रेलेवेंस है वह हमेशा बना रहेगा।
अभी आप मैंने अंकुर जी का क्वेश्चन मुझे रेलेवेंस दिखाई नहीं दिया, तो मुझे मैंने रेफरेंस पढ़ लिया इसको। आई एम वेरी सॉरी, आई डिडंट पुट माय ग्लासेस हियर, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और बट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर मैं अंकुर जी का जो मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था उसमें मैंने दिया है कि बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, तो आपको रेफरेंसेस अवेलेबल है, आप उनको मैंने कोट भी किए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। मूलभूत रूप से यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो अनीता भारती की किताब है, रजनी तिलक की किताब है, ज्योतिबा फुले की ग्रंथावली आ चुकी है, लगभग 2 भागों में है, उसमें आपको समग्र पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और इनका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है हम सबके लिए कि इनका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। तो आप लोग अनीता भारती को देख सकते हैं, रजनी तिलक को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर काम है, और आप रचनावली को भी आप देख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन अब खत्म करना चाहिए, समय बहुत हो चुका है। इसलिए अब मेरी तरफ से पुनः दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप लोगों ने सभी के क्वेश्चन सुने और उसका बहुत ही शानदार जवाब दिया। अब मैं स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक जस्टिस के नेशनल कन्वीनर विकास कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। विकास कुमार मिश्रा जी, अब ये मंच आपका है। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रजीत जी। सर्वप्रथम मैं क्रांति ज्योति माँ सावित्रीबाई फुले की जो 3 जनवरी पे 194वीं जन्म जयंती थी उस पर मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ, और उसी जन्म जयंती के अवसर पर आज 7 जनवरी 2026 को स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस के द्वारा आयोजित इस सावित्रीबाई फुले बीकॉन ऑफ रिवॉल्यूशन विषय पर आयोजित वेबिनार के लिए स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर किरण सुतेलो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैम, हमने यह कार्यक्रम की योजना बहुत ही कम समय में तैयार की, इसलिए हम बहुत ही कम समय रहते हुए आपको आमंत्रण की सूचना दिए, लेकिन मैम आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ हमारे सभी श्रोताओं के मध्य आप उपस्थित हुई और प्रेजेंटेशन के माध्यम से माँ सावित्रीबाई फुले की पूरी जीवन यात्रा को हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैम, यह दिखाता है अकादमिकता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता। मैम, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमें देने के लिए। इसी क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं डॉक्टर लता मैम, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। मैम, आपका वक्तव्य हमेशा की तरह बहुत शानदार रहा। मैम, हम आपको बहुत बहुत आपके आभारी हैं। मैम, आप हमेशा हम लोगों के एक बार सिर्फ निवेदन करने मात्र से आप अपना समय निकाल लेती हैं। मैम, हम जानते हैं किस परिस्थितियों में आपने समय निकाला हमारे लिए, और इस कार्यक्रम के लिए, इस वक्तव्य के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आप ऐसे ही किसी के मंच पर ऐसे यूं ही नहीं आ जाते हैं, आप उसके पहले एक लंबी अकादमिक और अध्ययन की यात्रा होती है। और मैम, इस वक्तव्य के लिए तो आपका बहुत आभार है ही, बहुत शानदार वक्तव्य रहा, और जिस तरीके से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रासंगिकता को वर्तमान समय में आपने रेखांकित किया और सावित्रीबाई फुले जी की सर्व समाज के प्रति जो संवेदना थी उसको आपने हमें बताया, यह भारत को जोड़ने का बात है। इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ मैम आपका आभार स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस के स्थापना के साथ आपका अकादमिक और एक्टिविजन का अनुभव लगातार हम लोगों का काम आता है। आप हर एक परिस्थिति में हम लोगों का सहयोग प्रदान करती हैं। मैम, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, हम लोग कार्यक्रम में एक गरिमामय उपस्थिति है प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। सर हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आज यह संगठन कार्य कर रहा है और लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, हर एक मुद्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। जहां भी कहीं पर अकादमिक शोषण हो रहा है वहां पर स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस अपनी मुखर आवाज के साथ उपस्थिति है। इसके पीछे
किसी व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान है एक मार्गदर्शक के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में, तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का है। सर, आप इस कार्यक्रम में आए, हमारा प्रोत्साहन किए, हमें प्रोत्साहित किए। आपका यह आशीर्वाद, स्नेह, प्रोत्साहन हम लोगों को मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय और देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों से कई अध्यापक जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद। इसी क्रम में हम प्रवीण जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हैं। डॉक्टर बम जी, असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मीबाई कॉलेज, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुमन जी, असिस्टेंट प्रोफेसर मत्रेई कॉलेज, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय निकाली। जितेंद्र भैया, शोधार्थी रोहतक यूनिवर्सिटी, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जन सैनी जी, जयपुर से हमारे मध्य हर एक कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। सज्जन सैनी जी, आपका बहुत बहुत आभार अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस की स्थापना 2023 में हुई थी और तब से लगातार अकादमिक जगत में यह संगठन इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म के माध्यम से सक्रिय है, चाहे वो सड़क पर शोषण के खिलाफ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ, इंस्टीट्यूशन के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए आंदोलन हो, या फिर लोगों को एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप के लिए वेबिनार सेमिनार हो। लगातार हम लोग अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं और यह विचार दर्शन, सावित्रीबाई फुले जी का विचार दर्शन, विवेकानंद जी का विचार दर्शन, अंबेडकर जी का विचार दर्शन, गांधी का दर्शन, इस दर्शन को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा मनुस्मृति और बाबरनामा को सिलेबस में इम्पोज करने के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई हो, या फिर इंस्टीट्यूशन के रूल के वायलेशन के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई हो, ये हमारी ऐतिहासिक लड़ाई रही है। और इसमें स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम शोधार्थी छात्र हमारा साथ देते हैं और इस संगठन का विचार और कार्य को प्रसारित कर रहे हैं। मुरलीधर जी, शोधार्थी इतिहास विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रमोद शोधार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नवनीत किरणवाल शोधार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जितेंद्र शोधार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आप इसी तरह संगठन के लिए प्रयास करते रहें, कार्य करते रहें और हमारे मध्य इसी प्रकार कार्यक्रमों में जुड़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यह कार्य निरंतर इसी तरीके से हमारे विचार को आगे लेता जा रहा है, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम आयोजक समिति जिन्होंने यह पूरी प्रारूप को तैयार किया, कार्यक्रम की दिशा तय की, अतिथि को आमंत्रित किए, अतिथियों का चयन किए और इस कार्यक्रम को सोपान तक ले गए, उस स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस आयोजक समिति के सदस्य चंद्रजीत जी, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीडीएवी कॉलेज, सौरभ असिस्टेंट प्रोफेसर दौलत राम कॉलेज, विक्रम शोधार्थी हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रभांशु शोधार्थी हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, मुरलीधर जी शोधार्थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, शाश्वत, रतन, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जुड़े जितने भी लोग हैं, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे मध्य आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ, इस अपेक्षा के साथ हम यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं कि हमारी यह यात्रा, यह विचार यात्रा इसी तरह निरंतर आगे बढ़ती रहे और हमें इसी प्रकार से सहयोग, स्नेह और गुरु लोग आशीर्वाद मिलता रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते लता मैडम। नमस्ते किरण मैम, नमस्ते, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार। चंद्रजीत, आपका भी हमारा तो आभार कर दिया, विकास ने उसका भी आभार करना जरूरी था। ठीक है, और मिलते हैं फिर। थैंक यू स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस एंड Dialogue for Academic Justice, both are thankful. Thank you, sir.